16 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दी है। यह वेतन आयोग केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन और पेंशन को संशोधित और अपडेट करेगा। गौरतलब है कि 7वें वेतन आयोग की अवधि 2025 के अंत में समाप्त हो रही है। 8वां वेतन आयोग इसके बाद लागू होगा, यानी 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। लेकिन सरकार की तरफ से इस संबंध में अभी तक डेट नहीं घोषित की गई है। इस आयोग का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों की मेहनत और योगदान के लिए उचित मुआवजा सुनिश्चित करना है। साथ ही महंगाई और जीवन यापन की बढ़ती लागत को ध्यान में रखते हुए उनकी वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करना है। 8वें वेतन आयोग को अच्छे से समझाने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डीजेएमसी डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर संतोष कुमार गौतम। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो यदि बात करें किसी भी सब्जेक्ट या विषय को लेकर, तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि 8वें वेतन आयोग को लागू करने का उद्देश्य क्या रहा है? देखिए, अगर जो 8वें वेतन आयोग की बात करें तो इसको लागू करने के लिए बहुत समय से मांग उठ रही थी, क्योंकि है क्या कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है तो महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है जी। अब ऐसे में क्या है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी आय कम है, तो ऐसे में मांग उठ रही थी कि वेतन आयोग 8वां वेतन आयोग लागू किया जाए। अगर जो उद्देश्य की बात करें तो 8वें वेतन आयोग की, तो इसमें सबसे पहले आता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं केंद्र के, उनकी सैलरी को रिवाइज्ड किया जाए। जैसे कि उनकी सैलरी जो है महंगाई बढ़ रही है उसके अनुसार सैलरी कम थी, तो अब क्या है कि उस सैलरी को रिवाइज्ड करने का था। दूसरा है कि जो अलाउंस हैं, जैसे कि हम बात करें कि अगर जो आप स्वास्थ्य के लिए इलाज कराने जाते हैं तो इलाज आज के समय में बहुत महंगा हो गया है जी। लेकिन जो अलाउंस हैं वो आपकी सैलरी के अनुसार मिलते हैं, तो अलाउंस को भी रिवाइज्ड करने के लिए वेतन आयोग को लागू करने की मांग उठ रही थी। तीसरा है कि जो पेंशनर हैं उनकी पेंशन जो है उसको रिवाइज्ड किया जाए, उसको भी इंक्रीज करने की बात उठ रही थी। तो इस जो 8वें वेतन आयोग है उसमें ये भी रखा गया कि पेंशनर्स की पेंशन्स को भी रिवाइज्ड किया जाए। साथ में जो हम बात करें कि फिटनेस फैक्टर जो है वो सैलरी इंक्रीमेंट किस तरीके से लगेगा उसको रिवाइज्ड करने का उद्देश्य ये भी इस 8वें वेतन आयोग में रखा गया है। जी सर, अगर हम बात करें इसके फायदे की, तो सबसे ज़्यादा फायदा इसमें किसको मिलने वाला है? देखिए, अगर जो 8वें वेतन आयोग की बात करें तो इसमें जो फ़ायदा मिलेगा वो सबसे पहले जो केंद्रीय कर्मचारी हैं जी। जैसे कि हम बात करें कि केंद्रीय कर्मचारियों की संख्या करीब 1.2 लाख करोड़ में है। तो ये केंद्रीय कर्मचारी हैं जिसमें कि रेलवे के कर्मचारी आते हैं, डिफेंस के आते हैं, और केंद्र द्वारा बहुत सारे जो सिविल ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको रन किया जाता है, तो वहाँ के कर्मचारी आते हैं, तो इनको फ़ायदा मिलेगा। साथ में देश में करीब 70 लाख पेंशनर्स हैं जिनको की पेंशन मिलती है, तो 8वां वेतन आयोग लागू होने से उन पेंशनर्स को भी फ़ायदा मिलेगा। जी सर, जैसे कि आपने अभी पहले फिटनेस फैक्टर की बात की थी, तो इस वेतन आयोग में रिकमेंडेशन सैलरी हैक के लिए जो है फिटनेस फैक्टर बहुत मायने रखता है। तो फिटनेस फैक्टर क्या है, हमारे दर्शकों को आप बताना चाहेंगे? देखिए, अगर जो हम फिटनेस फैक्टर की बात करें तो इसमें बहुत सारे जो हैं फैक्टर इसमें इन्वॉल्व होते हैं जी। जैसे कि हम बात करें कि जो एम्प्लॉई है उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, इस फिटनेस फैक्टर के द्वारा ही जो सैलरी हाइक होगी इसी के आधार पे तय किया जाएगा। सबसे पहला आता है कि परफॉर्मेंस, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस देखी जाएगी कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। दूसरा आता है कि उसकी नौकरी की अवधि कितनी है, ये अवधि के अनुसार। साथ में जो स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए कि अभी महंगाई कितनी बढ़ गई है, अब इलाज कराना कितना मुश्किल है क्योंकि महंगा बहुत हो गया, तो इसमें क्या है कि फिटनेस फैक्टर में स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखा गया है। तो अब इससे क्या होगा कि जैसे स्वास्थ्य को ध्यान में रखा गया तो हो सकता है कि स्वास्थ्य का जो अलाउंस है वो ज़्यादा कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे इलाज महंगे हैं तो उसके लिए ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होगी। इसके अलावा डिसिप्लिन
अगर जो एम्प्लॉय का डिसिप्लिन अच्छा है तो उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट अच्छा लगेगा। और साथ में एक और फैक्टर है कार्य दक्षता, कि व्यक्ति जो है वो कितना सक्षम है कार्य करने को। जैसे कि वो अगर जो उसे किसी कार्य को दिया जाता है वो कितने समय में कार्य कंप्लीट कर लेता है। तो ये सारे जो हैं फैक्टर्स ये फिटनेस फैक्टर में आते हैं, जिनको यूज करते हुए किस तरीके से एम्प्लॉय का सैलरी में इंक्रीमेंट होगा उनको ध्यान में रखा जाएगा। जी सर, जाते जाते हम आपसे एक आखिरी प्रश्न और पूछना चाहेंगे कि इसमें फ़ायदा और जो है इजाफा भी बहुतों को मिल नहीं रहा है, लेकिन हम एक दर आपसे जानना चाहेंगे, एक डेटा इसका पर्टिकुलर कि किस पे कितना परसेंट जो है उन्हें इजाफा होगा। देखिए, अगर जो हम बात करें कि सैलरी की बात करें जी, तो सैलरी जो है, जैसे कि कोई व्यक्ति 18,000 सैलरी पाता है जी, तो यहाँ पे जो है उसकी सैलरी में जो इंक्रीमेंट की बात आई तो उसकी बेसिक सैलरी में करीब करीब 30% का इंक्रीमेंट होगा। अब जो व्यक्ति 18,000 सैलरी पा रहा था तो उसकी सैलरी करीब करीब जो है 40,000 होती है। तो अगर जो इस 8वें वेतन आयोग की बात करें तो यहाँ पे जो मिनिमम सैलरी होगी एक एम्प्लॉय की वो 51,000 के लगभग उसकी मिनिमम सैलरी होगी। वहीं मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम सैलरी करीब करीब जो है 2.5 लाख के लगभग की मैक्सिमम सैलरी होगी। साथ में उसका जैसे कि HRA है, HRA भी इंक्रीज होगा, ठीक है, क्योंकि जब बेसिक सैलरी बढ़ेगी तो साथ में HRA भी इंक्रीज होता है। अब HRA डिपेंड करता है कि जो एम्प्लॉय है वो किस तरीके की सिटी में रह रहा है, जिसमें कि 3 तरीके की सिटी डिवाइड की गई हैं, A क्लास, B क्लास और C क्लास की सिटीज़, और इन्हीं के अनुसार उसमें HRA उसको मिलता है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया और हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत आभार। इतना ही, ये थे हमारे साथ DGMC डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर संतोष कुमार गौतम, जिन्होंने अपने महत्वपूर्ण विचारों को हमारे सामने रखा और हमारी जिज्ञासा को शांत किया। इस प्रोग्राम के लिए बस इतना ही, आगे मिलते हैं एक नए कार्यक्रम के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।